नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम देखेंगे अपने स्पर्श बुक से देखिए अपने स्पर्श बुक से तीसरा पार्ट यानी थर्ड लेसन का नेम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो ये लेसन का नाम क्या है? एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो ये लेसन के ऑथर कौन है? बचेंद्री पाल जो ये लेसन लिखा है उनका नेम है। बच्चों, यहाँ पे मैं जो भी डिफिकल्ट वर्ड है वो वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पे लिखा है। और लेसन टीच करने के समय तो लेसन टीच करते करते आई विल टेल यू सम डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम वर्ड्स यहाँ पे आई रोट हियर मैक्सिमम वर्ड्स मेनी वर्ड्स को मैंने बीच में लेसन टीच करने के मिडल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अपने जब आप ये वीडियो क्लास अटेंड करेंगे तो उस टाइम पे एक पेंसिल में अपनी बुक में अंडरलाइन करके वो पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग लिख लेना। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं पेज नंबर 23 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो ये एवरेस्ट वो जो हिल क्लाइंबर्स रहते ना, जो उनके बारे में एक लेसन है। जो ये लेसन जो लिखे हैं बचेंद्री पाल, उनका ओन एक्सपीरियंस है। तो शी इज द फर्स्ट जो एवरेस्ट की चोटी यानी एवरेस्ट पीक है ना उसमें रीच हुई फर्स्ट इंडियन वुमेन है। तो अब देखते हैं एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एवरेस्ट अभियान तो क्या है? अभियान कैंपेन। ओके, जो कैंपेन 7 मार्च को दिल्ली से फ्रॉम दिल्ली टू काठमांडू। तो एवरेस्ट जाना है तो पहले वो नेपाल का जो कैपिटल है काठमांडू, उसमें वहां जाने के बाद ही जा सकते। तो दिल्ली से काठमांडू हवाई जहाज, व्हाट डू यू मीन बाय हवाई जहाज? फ्लाइट। तो फ्लाइट में गए। ये मजबूत अग्रिम दल, मजबूत मीन स्ट्रांग, अग्रिम दल मीन एडवांस टीम। जो पहले एक टीम जाएंगे तो वो टीम के पहले फर्स्ट एडवांस टीम उनको जो भी रास्ता है यानी पाथ क्लियर करके देंगे। जो भी वहां पे प्रॉब्लम है उसे इंफॉर्मेशन इंटीमेट करेंगे। तो उनको अग्रिम दल कहते हैं। अग्रिम दल तो एडवांस टीम पहले ही चला गया था, तो ऑलरेडी दे गॉन, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमापात के रास्ते को साफ कर सके। Which mean why they are going very earlier? Because they will clear the path. Because वो एवरेस्ट हिमालय में क्या होता है? स्नोफॉल होता है। तो पूरा रास्ता यानी वो पूरा वे क्लोज हो जाएगा। तो ये एडवांस टीम जाके वो उनका पाथ को क्लियर करेंगे। नमचे बाजार शेरपा लाइन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। तो काठमांडू में एक वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसे क्या कहते हैं? शेरपा लाइन कहते हैं। नमचे बाजार, नमचे मार्केट, वो नमचे तो प्लेस का नेम है, बाजार तो मार्केट। वो मार्केट में वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट प्लेस है वो। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। शेरपा तो क्या है? शेरपा तो पोर्टर है ना, पोर्टर को हम शेरपा कहते हैं। पोर्टर को शेरपा कह सकते हैं और कुली भी कह सकते हैं। कुली भी पोर्टर है। तो वे ऑलमोस्ट वो मार्केट और उसके वेरी नियर प्लेस के विलेज में दे आर लिविंग। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों ने सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है।
तो वो नमचेम बाजार में से, यानी वो नेपाल में जो इंपॉर्टेंट प्लेस है सिटी में, वो प्लेस में से ये फर्स्ट कौन है? बचेंद्री पाल है ना, बचेंद्री पाल। शी इज फर्स्ट, वेरी फर्स्ट शी इज लुकिंग द एवरेस्ट। नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। तो एवरेस्ट, तो हिमालयन एवरेस्ट है ना, उसे नेपाली क्या कहते हैं? सागर माथा। सागर माथा तो क्या है? सागर तो ओशन, माथा तो फोरहेड है। तो ओशन, सभी ओशन का फोरहेड क्या है? हिमालय नाम से फेमस है। मुझे यह नाम अच्छा लगा, तो ये राइटर को ये नाम बहुत अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए, गौर से मीन्स वेरी केयरफुली वो देख रही थी। मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा। तो एवरेस्ट में बहुत केयरफुली देखने के समय वहां बहुत बड़ा एक जो स्नो आइस का रॉक होता है ना, चट्टान कहते हैं, यानी आइस को बहुत बड़ा एक पीस को देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। तो वो एवरेस्ट शिखर है ना, एवरेस्ट पीक में एक बहुत बड़ा आइस का पीस है, वो एक फ्लैग जैसा होस्ट हो रहा है। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। तो क्या हुआ? तो 150 किलोमीटर स्पीड में जब वो विंड, हवा आएगा, तो उस समय ऐसा एक व्यू मिलेगा कि वो एवरेस्ट शिखर में जो फ्लैग होस्ट जैसा एक इमेज क्रिएट होएगा, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। तो इतना फास्ट 150 किलोमीटर फास्ट में जो एयर विंड चल रहा है, तो उसमें वो आइस स्नोफॉल, ऑलरेडी वहां पे स्नोफॉल होता है, वो स्नोफॉल और ये इतना फोर्सफुली एयर दोनों मिलने से क्या होता है? एक फ्लैग जैसा एक इमेज क्रिएट होता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। तो आइस में जो क्रिएट हुआ वो फ्लैग, वो नियरली 10 किलोमीटर लंबा दिखाई देता, उतना बहुत ह्यूज फ्लैग जैसा था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। जो भी एवरेस्ट क्लाइंब करके जाना चाहता है, वो क्लाइंबर्स है ना, क्लाइंबर्स को जो ये विंड को क्रॉस करके ही जाना है। फर्स्ट दे हैव टू फेस द स्नोफॉल और उसके साथ बहुत फोर्सफुली एयर, सभी को फेस करके जाना पड़ता है। दे हैव टू बेयर। विशेषकर खराब मौसम में, स्पेशली जब क्लाइमेट बहुत वर्स्ट रहता है, उस समय में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को फेस करना पड़ता। यह मुझे डराने के लिए काफी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों को सामना करना चाहती थी। तो शी इज अ फीमेल, तो एक only one reason is enough, because the 150 किलोमीटर का forcefully air with snowfall, तो this simple reason is enough to get fear। किसे? राइटर को, यानी बचेंद्री पाल को। लेकिन she is very eager to climb and to visit the Everest peak, तो she is ready to face all the problems जो एवरेस्ट को जाने के लिए। जब हम 26 मार्च को पायरिच पहुंचे, हम हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का
दुखद समाचार मिला। जब मार्च 26 को पायरिच पहुंचे तो वहां का एक स्टेज, तो नीचे बेस में से एक स्टेज को जाते हैं, वहां पे उनको एक इंफॉर्मेशन मिला। तो हिमस्खलन तो अवलांची तो क्या है, जो आइस का नीचे गिरना, उसे तमिल में पनिचरिव कहते हैं। तो अवलांची के कारण एक पोर्टर का डेथ हो गया। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लाहौर की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। तो इसमें क्या कहा है, खुम्बू हिमपात, तो जो स्नोफॉल में वहां पे एक रास्ते में जाते थे, उस समय में जो कैंपेन के रास्ते में बाईं तरफ लेफ्ट साइड सीधी पहाड़ी के धसकने से वहां पे एक स्मैक्ड हो, क्या हुआ कि वहां के बहुत बड़ा एक आइस बार वहां से ऊपर से नीचे गिरा और बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान तो क्या है, ग्लेशियर कहते हैं। तो बहुत बड़ा आइस का रॉक होता है ना, ऊपर से नीचे गिर गया, नीचे खिसक आई थी तो स्लिप्ड डाउन, खिसक आई तो स्लिप्ड डाउन। 16 शेरपा कुलियों के दल में एक ही मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। तो टोटली 16 शेरपा कुलियों, वहां पे 16 पोर्टर्स थे, एक पोर्टर का डेथ हो गया और 4 पोर्टर्स का घायल यानी वुंड हो गया। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करने चाहिए। तो जब ये पोर्टर का एक्सीडेंट हो रहा है, जो पोर्टर का डेथ हो गया और 4 पोर्टर का एक वुंड हो गया, तो इसे देखकर वो कैंपेन के बाकी टीम मेंबर सब बहुत सैड हो गए। तो सैड होने के कारण उस समय वहां के टीम लीडर होंगे ना वो कैंपेन का, जो कर्नल खुल्लर, उन्होंने एडवाइस किया है कि उन्होंने एक स्पीच देते हैं कि एक मोटिवेशन किए जैसा, जो एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए वो क्लाइंबर्स है ना, उनको कहते हैं एवरेस्ट जैसे इतने बड़े एक बहुत बड़ा कार्य करने के लिए, इतना बड़ा टास्क है एवरेस्ट पे चढ़ना, एवरेस्ट क्लाइंब करना बहुत बड़ा टास्क है। ऐसे टास्क, बिग टास्क के लिए ऐसे इंफॉर्मेशन को दे हैव टू फेस, दे हैव टू बेयर। तो डेथ, एक्सीडेंट, ये सब बहुत नॉर्मल होता है, क्योंकि उतनी बड़ी बात है, एवरेस्ट में क्लाइंब करना एक बहुत बड़ा विषय है। उपनेता प्रेमचंद, लीडर कौन है, कर्नल खुल्लर। उपनेता विच मीन असिस्टेंट लीडर, उनका नाम है प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। अग्रिम दल ऑलरेडी आई टोल्ड यू, अग्रिम दल तो क्या है, एडवांस टीम को गाइडेंस करते हुए असिस्टेंट लीडर ने, जो सब लीडर ने चले गए उनके साथ, वो टीम के साथ। मार्च के पायरिच लौट आए। So 26 मार्च को पायरिच, अगेन दे कम बैक टू पायरिच। वो पायरिच एक प्लेस का नेम है। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। तो इनका फर्स्ट टास्क क्या है, 150 किलोमीटर फोर्सफुली एयर विद स्नोफॉल है ना, इसके साथ उसे क्रॉस करके खुम्बू, कहाँ है, खुम्बू हिमपात जो स्नोफॉल, वो खुम्बू प्लेस को क्रॉस करके जाना है। वहां उतना फोर्स हवा आएगा और विद आइस के साथ, ड्राई आइस के साथ। उन्होंने हमारी
अवगत मीन अवेयर, उनको जो टीम मेंबर्स को अवेयर करते हैं, अवगत अवेयर, अवेयरनेस। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, तो वहां पे कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 ऐसे एक 6000 मीटर में एक कैंप, 6000 मीटर में कैंप 1 है जो हिमालय के ठीक ऊपर है, जहां पे वो स्नोफॉल होके एक्सीडेंट हुआ ना, उसके ऊपर का प्लेस है कैंप 1। वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। जो टीम में वो सब लीडर ने आया था ना, असिस्टेंट लीडर, उन्होंने बताया कि कैंप 1 तक का पाथ वे क्लियर हो गया। जो एडवांस टीम गई थी ना, वे सभी रास्ता क्लियर कर दिए। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झांडियां से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। तो वो सब लीडर ने क्या बताया कि पुल बनाकर, पुल तो क्या है, ब्रिज बना है, टेम्पररी ब्रिज, रस्सियां बांधकर यानी रोप से कुछ थोड़े ब्रिज, और झांडियों से रास्ता चिन्हित कर। झांडियों तो क्या है, वहां पे जो भी प्लांट होते हैं उसे तोड़कर एक मार्क करते हुए जाते हैं अपने पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए। सभी कठिनाइयों का जायजा से ले लिया गया है। तो पूरा डिफिकल्टीज को फेस करके पूरा क्लियर कर दिए। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है। तो ग्लेशियर तो क्या है, आइस रिवर। जो स्नोफॉल होता है, जो हिमालय से मेनी रिवर्स निकल आते हैं, वो रिवर्स में जब कैसे आइस उसमें निकलते हैं, तो आइस वहां पे मेल्ट होकर आते हैं। फिर क्या हो रहा है, गंगा नदी, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सतलज, झेलम, ऐसे मेनी रिवर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, हिमालय के आइस में से। तो ग्लेशियर तो क्या है, आइस रिवर होता है। और बर्फ का गिरना अभी जारी है। तो जारी तो क्या है, ऑनगोइंग। तो इन्होंने बताया कि ग्लेशियर आइस रिवर है और वहां पे स्नोफॉल भी ऑनगोइंग में है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। तो हेवी स्नोफॉल के कारण जो ये एडवांस टीम पूरा वे को क्लियर करके रखे थे ना, तो सडनली जो वहां का कोई क्लाइमेट वेदर कंडीशन को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसमें इन केस हेवी स्नोफॉल होगा तो इनका पूरा अरेंजमेंट वेस्ट हो सकता है। तो इसमें अनियमित तो क्या है, इर्रेगुलर, एंड अनिश्चित बदलाव, अनसर्टेन चेंजेस। और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो पूरा वेस्ट हो सकता है। अगेन वी हैव टू क्लियर आवर वे वंस अगेन। ऐसा कहते हैं। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। तो ये नीचे से बेस कैंप को रीच होते हैं, वहां पे अनदर वन डेथ न्यूज इनको मिलता है। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। जलवायु तो क्लाइमेट, अनुकूल न होने के कारण, अनुकूल फेवर नहीं है, इसलिए रसोई सहायक किचन हेल्पर की डेथ हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। तो यहाँ पे आशाजनक स्थिति तो प्रॉमिसिंग सिचुएशन में नहीं थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था। ऑलरेडी ही सॉ 2 more टाइम एवरेस्ट को।
लेकिन एक दूरी से बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। तो एक दूरी से फर्स्ट टाइम ये वेरी लॉन्ग से देखा एवरेस्ट पीक को, और बेस कैंप से पहुंचने पर, बेस कैंप रीच होने के बाद जब एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा, जो एवरेस्ट पीक और उसके वहां पे और भी जो भी उसकी स्पेशलिटीज, जो भी उसकी ब्यूटीफुल सीनरीज वहां पे मिलते हैं, उसे देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई। भौचक्की मीन्स स्टन हो गई, स्टन्ड। भौचक्की विच मीन्स स्टन्ड हो गई, जो उतने क्लोज से एवरेस्ट को देखकर ये शॉक हो गई या स्टन हो गई। और एवरेस्ट लोहोत्से और मुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहराती रही। जो एवरेस्ट की आइस रॉक्स होते हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े आइस होते हैं, वहां से आने वाली रिवर को देखकर वे बहुत सरप्राइज हो गई है। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। स्नोफॉल को क्या है, वहां पे कोई स्नोफॉल का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वो कहीं भी गिर सकता है। स्नोफॉल तो कॉमन प्लेस में वो स्लो भी हो सकता है या वेरी स्पीड भी हो सकता है। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी। तो आइस रिवर में जो ट्रैवल हो रहा है ना आइस, तो उसमें कोई चेंजेस होता ही रहता, अगेन एंड अगेन। बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी। एक बहुत बड़े बड़े आइस के रॉक वो गिर सकते हैं, गिर जाते थे। और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। तो प्रायः तो क्या है, यूजुअली वहां पे कुछ जो भी डेंजर, जो भी रिस्क फैक्टर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि वहां पे रिस्क फैक्टर्स मोर है, ठीक है। देयर इज वेरी हाई रिस्क फैक्टर्स टू रीच एवरेस्ट पीक। खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। तो दरार तो क्या है, बहुत बड़ा एक आइस बार ऊपर से गिरता है, तो वहां पे दरार तो क्रैक, तो वहां पे क्रैक हो सकता है वहां के आइस सरफेस में। तो क्या हो सकता है वहां पे, फिर वो स्लिप डाउन हो सकता है ऊपर से, वो जो उनका सरफेस है वो स्लिप होके पूरे नीचे आइस के अंदर चले जाने का भी ऑप्शन है। ख्याल भी बहुत डरावना, वो सोचने में, वो थिंक करने से बहुत टेरिबल है, डरावना, टेरिबल। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान, तो संपूर्ण प्रवास, कंप्लीट स्टे करते हैं ना कैंप के लोग पूरे दौरान, हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो क्या है, ये क्लाइंबर्स को ये न्यू एक्सपीरियंस है, वहां पे डेली रोज वहां पे रेगुलर वर्क क्या है, कुलियों यानी पोर्टर्स होते हैं ना, दे हैव टू फेस दिस टास्क डेली। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। तो जो फर्स्ट टीम ये निकल कर कैंपेन आ रहे हैं ना, तो सेकंड टीम का जो मैक्सिमम जो भी उनका थिंग्स है ये लेकर
हाफ ऑफ द डिस्टेंस रीच करते हैं। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। तो यहाँ पे क्या है, तो रास्ते में डॉक्टर मीनू मेहता वहां की एक लीडर है, उन्होंने इनको जो ये क्लाइंबर्स को यानी जो ये टीम कैंपेन है ना, उनको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि एल्यूमिनियम की सीढ़ियों मीन लैडर, जो जहां भी एक ब्रिज नहीं है, दे हैव टू क्रॉस हियर टू देयर, दे हैव टू मूव मींस दे हैव टू बिल्ड ऑन अ टेम्पररी ब्रिज। तो एल्यूमिनियम ब्रिज, सीढ़ियों तो लैडर, और अस्थायी पुलों, अस्थायी मींस टेम्पररी, पुलों मींस ब्रिजेस, दे हैव टू बिल्ड टेम्पररी ब्रिजेस बाय यूजिंग स्टिक एंड रोप एंड, तो एल्यूमिनियम का जो लैडर है उसे यूज कर टेम्पररी ब्रिजेस बनाने का इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन देती है। और बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों, तिरछी मींस बहुत क्रॉस स्लोपिंग वॉल होते हैं ना, उसमें कैसे क्लाइंब करना, इसके बारे में डिटेल लेक्चर देती है। तीसरा दिन हिमपात से कैंप एक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। तो थर्ड डे जो स्नोफॉल में कैंप से एक सामान ढोकर, जो उनका थिंग्स है, दे हैव टू हैंडल देयर थिंग्स और लेकर अभियान करने, दे आर स्टार्टिंग टू क्लाइंब। रीता गोंगू तथा मई, रीता गोंगू एक पर्सन का नेम है, एक लेडी का नेम है, और मई तो कौन है, राइटर यानी बचेंद्री पाल। तो दोनों साथ चढ़ रहे थे, दे क्लाइंब टुगेदर। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था, तो इनके दोनों के पास एक वॉकी टॉकी था, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। तो वो वॉकी टॉकी यूज करके जो थोड़ी दूर डिस्टेंस क्रॉस करते हैं, नीचे बेस कैंप को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते थे कि हमने यहाँ से यहाँ रीच कर दिया, we reached this place, like that communication tools जैसे यूज किया। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप एक पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। तो जब ये वॉकी टॉकी में बेस कैंप को इंफॉर्मेशन देती है, वहां के लीडर है ना कर्नल खुल्लर, he get very happy because जो कैंप 1 को रीच करने वाली only 2 ladies and first 2 ladies कौन है? First one रीता गोंगू, another one बचेंद्री पाल। नेक्स्ट पैराग्राफ, अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा, ये सब नेम है वहां के नेपालियों, यानी वो कैंप में उनका कैंपेन में है, उनके फ्रेंड्स होते हैं ना, कैंप के मेंबर यानी टीम मेंबर होते हैं ना, उनका नेम है अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा। 3 पर्सन्स का नेम यहाँ पे बताया है। अंततः मीन फाइनली साउथ कोल पहुंच गए। साउथ कोल वहां का एक प्लेस है, वहां रीच होते हैं। और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। तो 7900 मीटर में एक कैंप नंबर 4 को वहां पे टेंट बनाते हैं। यह संतोषजनक प्रगति थी। इट्स वेरी हैप्पी
हैप्पीफुल जॉयफुल रेवोल्यूशन था, क्योंकि लेडी फर्स्ट, इंडिया की फर्स्ट लेडी इतने हाइट एवरेस्ट क्लाइम करने में जा रही है, पार्टिसिपेट करती है। जब अप्रैल में मई बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। जब when she was in base camp April month, तो क्या होता है, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री, तेनजिंग एक पर्सन का नेम है, अपनी सबसे छोटी यंगर डॉटर को, छोटी यानी यंगर डॉटर को डेकी के साथ हमारे पास आए हैं। तो इनको बेस कैंप में मीट करने आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। तो उन्होंने बहुत बड़ा एक एडवाइस किया कि क्या है यहाँ पे, तो एडवाइस किया कि या कैंपेन के हर एक मेंबर यानी वो टीम के क्लाइंबर्स में जो भी मेंबर्स होते हैं, ईच एंड एवरी मेंबर हैव टू कम्युनिकेट विद दी कुली यानी पोर्टर्स के साथ कम्युनिकेट करो, उनके साथ कन्वर्सेशन करो, ऐसा एडवाइस किया। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कर दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ। तो वहां के कैंपेन में जो भी टीम मेंबर होते हैं ना, क्लाइंबर्स का टीम, तो उनमें जो वहां पे पोर्टर्स हैं उनको सेल्फ इंट्रोड्यूस करते हैं। ईच दे आर इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्फ विद द पोर्टर्स। तो बचेंद्री पाल यानी हमारी राइटर, उनका टर्न आता है, तो वे अपने बारे में शी इंट्रोड्यूसिंग हरसेल्फ एज आई एम अ न्यू लर्नर। तो क्या न्यू लर्नर है, हिल क्लाइंब करने में न्यू लर्नर है। और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है, तो एवरेस्ट ही मेरा फर्स्ट कैंपेन है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट आने उनके लिए भी पहला अभियान है। तो तेनजिंग ऐसा एक वहां पे मेंबर का नेम है, वे भी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, एवरेस्ट ही मेरा भी, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू, ऐसा बताते हैं। लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। He said that another one information also, तो वो एवरेस्ट पीक को रीच करने के पहले 7 टाइम्स वो जाकर रिटर्न हो गए हैं। He could not reach the peak, but मिडिल में ही वो रिटर्न हो गए 7 बार। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तो तेनजिंग ने बचेंद्री पाल के शोल्डर में अपना हाथ रखकर बताते हैं कि यू लुक लाइक ओरिजिनल, उसे क्या कहते हैं, हिल क्लाइंबर जैसी लगती है, यू लुक लाइक ओरिजिनल हिल क्लाइंबर। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। दिस इज ऑलरेडी वेरी लेट, तुम्हें इसके पहले वेरी बिफोर यू हैव टू रीच द एवरेस्ट, ऐसा उन्हें मोटिवेट करते हैं। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए एक सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। तो 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा, वो एक वहां का फेस्टिवल है। पूर्णिमा तो फुल मून है, बुद्ध पूर्णिमा तो जो नेपाल में बुद्धिस्ट बहुत लोग रहते हैं वहां का
एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। वो ऑन दैट डेट लोहोत्से क्या है, लोहोत्से वहां का एक प्लेस का नेम है। बर्फीली सीधी ढलान, स्ट्राइट स्लोप, वहां पे एक कैंप टेंट बनाते हैं। उस नाइलान के तंबू तो टेंट है, वो टेंट में कैंप 3 में थी। तो टेंट कहाँ है, कैंप 3 में है। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। उस कैंप के अंदर 10 मेंबर्स ऑलरेडी इज देयर। लोबसांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। लोबसांग एक पर्सन का नेम है, तशारिंग एक अनदर वन पर्सन का नेम है। दे बोथ इन द सेम कैंप, दो सेम टेंट में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। तो कौन है, एनडी शेरपा वहां पे वो जो पोर्टर्स होते हैं ना, 8 स्ट्रांग पोर्टर्स और बहुत ऊंचे प्लेस में लिविंग पर्सन, जो वो हिल्स एरिया में रहने वाले पर्सन, ऐसा एक टीम जो क्या था, एडवांस टीम यानी अग्रिम एडवांस टीम है ना, वो टीम मेंबर्स अनदर वन कैंप में थे। दे वर इन अनदर वन कैंप। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। आई वॉज इन वेरी डीप स्लीप। कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तो क्या हुआ कि वो डीप स्लीप में थी। ऑन दैट टाइम उनके हेड में, जो उनका सिर है ना, उनके सिर में एक स्ट्रांग ऑब्जेक्ट को हिट किए जैसा एक फीलिंग हुआ। तो इमीडिएटली वो उठ गई, वेकअप हो गई। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट उनके ऊपर प्रेस करके जाता है। She was inside the टेंट। तो वो नाइलॉन के टेंट के अंदर थी। वो टेंट को दबा के यानी प्रेस करके कोई बहुत बड़ा आइस बॉल जैसा जो वो उनके ऊपर रोल होके क्रॉस करके जाता था। अचानक हुए और धमाका हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। तो शी रियलाइज वेरी बिग चिल्ड यानी कूल। आइस कैसा होता है, बहुत कूल होता है। तो आइस उनको स्मैश करते हुए यानी उनको प्रेस करते हुए ट्रैवल करके जा रहा है, वो टेंट को दबाकर। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। Even she cannot breathe easily. She feel very difficulties to breathe because the very big ice bar तो वहां पे ट्रैवल होके जो स्लिप होके जा रहा है। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। तो वहां पे वो आइस रिवर होगा ना, उसके नियर प्लेस में से एक बहुत बड़ा आइस बार टूट कर यानी ब्रेक होकर इनके कैंप को प्रेस करके चला गया। और उसका विशाल हिमपुंज तो क्या होता है, आपने बहुत सारे मूवीज में या डिस्कवरी नेशनल जियोग्राफिक में देखा होगा। स्नोफॉल कैसा होता है जब वो स्नो रेस करते हैं ना, उस समय में वो स्नो ऐसा जोर आता है ऊपर से, वैसे ही हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए
हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। तो बहुत हाइट प्लेस में, हाँ ऊंचे प्लेस में से, वेरी हाइट में से एक बहुत बड़ा आइस बार वो नीचे स्लिप होने के समय और मोर आइस उसके साथ ज्वाइन होता है और क्या हुआ, उतने हाइट से आके इनके कैंप को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी ये वो कैंप के अंदर दब जाती है। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी, यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। एक्चुअली मेनी वहां के पूरे पर्सन्स को वुंड लगा था, लेकिन सरप्राइजली वहां किसी को डेथ नहीं हुआ। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। तो नेक्स्ट डे वो 12:30 को ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ, जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग वहां तो किसी का डेथ नहीं हुआ, हेवी इंजरी भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि सॉरी मैंने एक पैराग्राफ भूल, आई लेफ्ट इट, सॉरी। लोग संग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। तो लोग संग वो एक पर्सन है, वो क्या किए, वो उनका कैंप के ऊपर जो भी आइस है उसे क्लियर करते हुए आए और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। तो इमीडिएटली वो टेंट के अंदर जो स्टक हो गई थी, कौन, राइटर यानी बचेंद्री पाल, उनको सेफगार्ड करने में he started to safeguard her। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। तो she very close to the डेथ के बहुत क्लोज चली गई। बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। तो बर्फ की खुदाई, वहां पे वो वहां का जो भी वो आइस उसे क्लोज किया था ना, वो आइस पूरा क्लियर करते हैं। क्लियर करके आइस की ग्रेव, कब्र तो क्या है, ग्रेव। तो ग्रेव के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल इट्स नॉट ओरिजिनल ग्रेव, तो आइस के अंदर जो ग्रेव जैसा एक सिचुएशन था उसमें से राइटर को बाहर लेके आते हैं। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर पूरे जो सेफगार्ड करने की टीम आ जाती है। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूं। तो यहाँ पे पूरे टीम मेंबर्स आ गए। अंगदोर्जी एक पर्सन, उन्होंने पीछे टर्न करके देखा, जो उनके पीछे बचेंद्री पाल भी वॉक करके यानी क्लाइंब करके आ रही थी। वो पलट कर मुड़कर मींस ही टर्न बैक एंड लुक हर फेस, इज इट शी गेटिंग वेरी टायर्ड, ऐसा वो टायर्ड हो गई या नहीं, ऐसा चेक करने के लिए देखते हैं। मैंने जवाब दिया नहीं। ही आस्क्ड हर, आर यू गेटिंग वेरी टायर्ड? तो बचेंद्री पाल ने आंसर किया नहीं, नो। जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। तो इनकी रिप्लाई सुन के वो बहुत सरप्राइज और हैप्पी हो गए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहेंगे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ चेंज कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे कब्र, पेज नंबर 26। सुबह तक सारे दो सेफगार्ड करने के पूरे टीम आ गए थे। सभी कैंप के कैंप 2 पर पहुंच गए। तो ऑल आर
रीच्ड टू कैंप 2, कैंप 2 को रीच कर दिए। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर बिठाकर नीचे लाए। तो जो वो नाइट में जो एक एक्सीडेंट हुआ ना, उसमें ये पोर्टर का लेग टूट गया, यानी उसकी हड्डी ही बोन क्रैक हो गया, फ्रैक्चर हो गया। तो उसे एक स्ट्रेचर में बिठाकर स्ट्रेचर से नीचे बेस कैंप को रिटर्न लेके जा रहे थे। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। तो कैप्टन वो कौन है? कर्नल खुल्लर। उनकी गाइडेंस में जो ये सेफगार्ड टीम है ना, वे दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेरी इफेक्टिव इन देयर वर्क, क्योंकि इतने हाइट प्लेस में आकर वो रेस्क्यू करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो कर्नल खुल्लर की टीम बहुत अच्छी सी करती है। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तो वहां पे जो भी यंग फेलोज जिनका बहुत ज्यादा इंजूर हो गया है और कोई फ्रैक्चर हो गया, उनको रिटर्न बेस कैंप को रिटर्न करते थे। तभी कर्नल खुल्लर ने मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? तो कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री पाल को देखा और ही आस्क्ड हर, आर यू अफ्रेड? तो ऐसा पूछा। जी हाँ। तो बचेंद्री पाल ने कहा, यस ऑफ कोर्स आई वाज वेरी अफ्रेड। क्या तुम वापिस जाना चाहोगी? वुड यू लाइक टू बैक टू द बेस कैंप? तो उसे क्या कहती है बचेंद्री पाल? नहीं। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। तो विदाउट वो कोई स्ट्रगल नहीं हुई, इमीडिएटली आंसर दी, नो आई वोंट गो टू द बेस कैंप। बच्चों, आज हम देखेंगे वो लास्ट हाफ पार्ट हमने देखा था ना, उसका कंटिन्यूशन अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोकैबुलरीज थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना था। तो नेक्स्ट 4 पेज का वोकैबुलरीज यहाँ पे है, यू कैन सी एंड राइट, नोट इट डाउन इन योर बुक। तो आज हम देखते हैं पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 में जहाँ तक कि ऑलरेडी आई टोल्ड यू, बचेंद्री पाल, शी इज द राइटर ऑफ दिस लेसन and she is the first woman to reach the Everest from India. Okay, इंडिया की पहली फर्स्ट वुमन थी कि फर्स्ट एवरेस्ट में रीच करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमन थी। ठीक है। जैसे ही मैं साउथ पोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। तो साउथ पोल कैंप को बचेंद्री पाल ने रीच कर लिया। रीच करके नेक्स्ट डे, द लास्ट डे, विच मीन वो एवरेस्ट पीक को रीच करने का डे, उसका प्रिपरेशन, जो भी महत्वपूर्ण तो इंपॉर्टेंट वर्क जो भी उसमें है वो सब अरेंजमेंट कर रही थी, तैयार कर रही थी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किया। तो खाना, जो भी वहाँ पे हेवी फूड नहीं मिलेगा, जो भी ब्रेड और जो भी सिंपल लाइट फूड जो भी है, चॉकलेट, ऐसा कुछ सिंपली फूड उठा लिया, और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन का वहाँ पे ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए हम उसे ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करना पड़ेगा। तो सब अरेंज करके रख लिया। जब दोपहर 1:30 बजे डिस्सा आया, डिस्सा एक पर्सन का नेम है, जो कैंप में रहने वाला एक मेंबर का नेम है। सो 1.5 यानी 1:30 बजे मीन्स 1.5 मीन 1.5। तो 1 hour 30 minutes में
आया था, उसने आफ्टरनून 1.5 को आया था, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। तो वो कौन? बिस्सा साह, शी इज प्रिपेयरिंग टी। जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। तो अनदर 2 मेंबर जय एंड मीनू दे आर वेरी बैक साइड, वो बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन, चिंतित मीन वरीड, ओके, वरीड थी बिकॉज अगले दिन उनके साथ भी चढ़ाई करनी थी। बिकॉज बचेंद्री पाल और मीनू, बिस्सा और जय, ये 4 मेंबर्स टुगेदर दे हैव टू गो फॉर नेक्स्ट डे, व्हिच मीन एवरेस्ट पीक को जाने का 4 मेंबर्स थे। तो इसलिए बचेंद्री पाल बहुत वरीड थी क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी, वो उतने स्पीड नहीं आते, वेरी स्लो हैं, इसलिए वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दे आर वेरी स्लो, व्हाई? बिकॉज दे आर क्लाइंबिंग विदाउट ऑक्सीजन एंड टू मच ऑफ लगेज। तो इसलिए वे थोड़े स्लो से थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। तो बचेंद्री पाल ने फर्स्ट बहुत एडवांसली वहां पे रीच हो गए वो कैंप को। तो वहां से जो भी उसे फॉलो करके बहुत पीछे आते हैं, बहुत स्लो से आते हैं, उनको हेल्प करने का डिसीजन लेती है। और थर्मस तो क्या है? फ्लास्क, यानी कूल्ड चीज को बहुत कूल्ड रखता है और हॉट चीज को बहुत हॉट रखता है। तो उसमें जूस और दूसरे में गरम चाय, 1 फ्लास्क में जूस और अनदर 1 फ्लास्क में गरम हॉट टी भरने के लिए, तो फिल करने के लिए नीचे कैंप को जाने का प्लान किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। बर्फीली हवा मीन द स्नो एयर, तो बहुत चिल एयर आएगा। तो उसमें तंबू से बाहर आया। तंबू तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, तंबू मीन्स टेंट। सो टेंट से बाहर आया। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। तो वो टेंट से बाहर आई जब बचेंद्री पाल ने मीनू को मीट करती है। और जय अभी कुछ पीछे थे। तो जय अनदर 1 पर्सन, 4 मेंबर्स में मीनू, बिस्सा और जय, बचेंद्री पाल। तो जय और थोड़ा पीछे था, स्लो से आ रहा था। मुझे जय जेनेवा स्थल की चोटी के ठीक नीचे मिला। तो जेनेवा में एक बहुत बड़ा ऐसा हिल्स है, वहां के कैंप में जय एंड बचेंद्री पाल का फर्स्ट मीटिंग हुआ था। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। तो बचेंद्री पाल ने टी और जो भी लाइट फूड उनके पास था वो जय को दिया। वो देते ही बहुत फेक के साथ उसे ले लिया, खा लिया और पी लिया, चाय पिया और जो भी वो चॉकलेट वगैरह जो भी है उसे खा लिया। और जय ने स्टॉप किया, किसे? बचेंद्री पाल को ट्राई टू स्टॉप कर, बिकॉज तुम्हें और नीचे मत जाना चाहिए, डोंट गो अगेन, क्योंकि मुझे मगर मुझे किसे भी मिलना था, की से भी मिलना था। की तो एक पर्सन का नेम है, तो शी वुड लाइक टू मीट की। तो की तो क्या है? वो एक पर्सन का नेम है, ठीक है। तो की को भी मीट करना था। तो बचेंद्री पाल ने फर्स्ट किसे मिला? बिस्सा को मीट कर लिया, मीनू को मीट कर लिया, जय को मीट कर लिया। और जय से बहुत पीछे बैकवर्ड में कौन आ रहा था? वो बिहाइंड में वो की एक पर्सन का नेम है। की को भी शी वुड लाइक टू मीट हिम
की आल्सो। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा, तो वो और थोड़ा नीचे फॉरवर्ड करके गई तो जाने से की को मीट कर लिया। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तो की he got very shocked because तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? Why did you take this much very big risk बचेंद्री? Like that he asked. मैंने उसे दृढ़ता पूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ। तो बचेंद्री ने कहा, बचेंद्री पाल ने कहा, उसे रिप्लाई दिया, मैं भी यानी I too one of the climber, तो I can reach Everest, like that उसे रिप्लाई देती है। और हम सब साउथ पोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? तो बचेंद्री पाल ने की से पूछती है, she asked to की, I am physically good, then why should not help to my team members? Like that she asked. कि हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। तो की ने क्या करा? की ने लाफ किया जो इनकी रिप्लाई से बचेंद्री की रिप्लाई। बचेंद्री ने क्या रिप्लाई दिया? She replied, I am physically good, then why should not I help to my team members? Like that she asked. तो की ने he started to laugh and पेय पदार्थ मीन क्या है? ड्रिंकिंग, जो भी चाय जूस जो भी है ना ड्रिंक्स, उसे पेय पदार्थ कहते हैं। तो पेय पदार्थ से और ड्रिंक से उसका प्यास तो क्वेंच को थर्स्ट जो उसका प्यास है ना उसे बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। तो बचेंद्री पाल ने उससे पूछा किससे? की से, कि तुम्हारा लगेज जो मेरे साथ कुछ शेयर कर लो, क्योंकि अब की के पास there is no any luggage with बचेंद्री पाल। So she thought why don't I help to की? तो उसे की से उसका लगेज थोड़ा हाफ लगेज देने के लिए पूछा। She asked but he refused that because no I can manage, like that he said, and he didn't give his luggage. थोड़ी देर बाद साउथ पोल कैंप से लुहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए। थोड़ी देर बाद साउथ पोल कैंप से लुहाटू और बिस्सा दोनों मिलने के लिए नीचे आए। तो they both came down to meet बचेंद्री पाल। और हम सब साउथ पोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्धि थी उस पर लौट गए। तो साउथ पोल में जो भी वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल प्लेस था वहाँ पे रिटर्न हो गए। साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। वो साउथ पोल एक प्लेस है, वो प्लेस एंटायर अर्थ में बहुत डेंजरस प्लेस के नाम से बहुत फेमस है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया। तो बचेंद्री ने नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock वेकअप हो गई और बर्फ पिघलाया। आइस को वो स्टोव में रख के मेल्ट किया, चाय बनाई, शी प्रिपेयर्ड टी, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद तो शी had few biscuit and half of the chocolate and बाद में मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। तो 4 o'clock उनका वेकअप हुआ और जो चाय बनाई, शी प्रिपेयर्ड टी एंड हैड सम बिस्किट एंड चॉकलेट and then sharply 5:30 she came out from her tent। तो उसके टेंट के बाहर अर्ली मॉर्निंग सोच रहे, इमेजिन करके देना वो उतना आइस का प्लेस में
कैसा रहेगा? तो 1 मिनट बच्चों। तो एवरेस्ट में कितना कूलिंग रहेगा वहां पे? अर्ली मॉर्निंग 5:30 को क्या टेंट से बाहर आई बचेंद्री पाल, और बाहर अंग दोरजी बाहर खड़ा था। तो अंग दोरजी अनदर पर्सन, तो वो टेंट के आउटसाइड ऑलरेडी वो ही स्टैंड्स आउटसाइड फ्रॉम द टेंट। आसपास कोई नहीं था, नो वन इज देयर। अंग दोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। अंग दोरजी इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन and a very skilled person, and he can climb the Everest peak without oxygen. So that much he practiced. तो चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। तो for that reason उसके legs, तो लेग है ना, आइस में कंटिन्यूस वॉक करने से क्या होता है? फ्रोज होता है। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता। तो कंटिन्यूसली वो ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन ही कैन क्लाइंब, बट वो बहुत पीक है ना, पीक प्लेस में नाइट में स्टे नहीं कर सकता, बिकॉज तो उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, और वो बहुत देर तक वो अपने 1 day or 2 day लाइक दैट वो ही कैन नॉट स्टे ऑन द टेंट। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर पर कैंप पर नहीं जाना चाहता। तो इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था। तो उसका नाम क्या? अंग दोरजी कैनॉट स्टे देयर फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसलिए ओनली वन ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ अंग दोरजी। The two options are there. The first option is that early morning 5:30 they are meeting. No, बचेंद्री पाल and अंग दोरजी। तो उनका अंग दोरजी के पास फर्स्ट ऑप्शन है, तो अभी immediately start to climb and sharply after 1 o'clock, afternoon 1 o'clock they can reach Everest peak and immediately they start to come back to the South Pole camp. तो ये एक ऑप्शन था। द सेकेंड ऑप्शन उनको रिटर्न नीचे जाने का, ही हैव टू गो बैक टू द बेस कैंप। तो ये 2 ऑप्शन था। तो इतनी दूर, इतना डिस्टेंस क्रॉस करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके आ गया, तो obviously he is selecting the first option, which means immediately he would like to climb, he start to climb and he would like to reach the Everest peak. तो अकेला जाने के बजाय वो बचेंद्री पाल को अपने पार्टनर के रूप में यानी कंपनी के लिए बुलाता है, अथवा उसे प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था। तो immediately he would like to start his process यानी his climbing। और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी। तो अंग दोरजी asked बचेंद्री पाल, would you like to come with me? Like that he asked। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। तो within a day they have to reach the Everest peak and they have to come back to the South Pole camp. But this is very big decision, very big उसे कैसे करें, बहुत कठोर परिश्रम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट आल्सो। इसके अलावा यदि अंग दोरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। तो इसमें इन केस उसका लेग फ्रोज हो गया तो वो रिटर्न आने में भी रिस्क होने का पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आइस में वॉक करना है विदाउट स्टॉप, विदाउट ब्रेक। मुझे फिर भी अंग दोरजी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता
कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। तो बचेंद्री पाल को स्ट्रांग एक फेथ यानी स्ट्रांग कॉन्फिडेंट था कि अंगदुर जी के ऊपर यानी शी बिलीव्स हिम बिकॉज शी आल्सो ईगरली वेटिंग फॉर दैट मोमेंट टू एवरेस्ट का पीक रीच करने के मोमेंट को। तो बचेंद्री पाल में भी उतनी एफिशिएंसी थी और डिलीजेंस थी, तो और आश्वस्त तो कॉन्फिडेंट अंगदुर जी के ऊपर बचेंद्री पाल को स्ट्रांग कॉन्फिडेंट था। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे। इतने अर्ली मॉर्निंग नो अदर टीम मेंबर्स जो भी होंगे ना उनके कैंप में, नो वन इज रेडी टू कम विद देम। सुबह 6:20 पर जब अंगदुर जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। तो दे आर स्टार्टिंग एट 6:20 मॉर्निंग। तो दे बोथ स्टार्टेड। हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। तो वो एयर का विंड का फ्लो थोड़ा स्लो था बट कूलिंग तो बहुत ज्यादा कूलिंग था। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। आरोही उपस्कर तो क्या है? असेंडिंग इक्विपमेंट और क्लाइंबिंग इक्विपमेंट, जो भी उनका कोट डालते हैं हीट से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जो भी उनका क्लॉथ्स है वो स्पेशल क्लॉथ है ना, वो सब पहनने में बचेंद्री पाल उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था, बहुत वार्म था। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। तो दे बोथ स्टार्टेड टू क्लाइंब विदाउट रोप। अंगदुर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो अंगदुर जी वो बहुत उनका प्रैक्टिस, उनका बहुत हेवी प्रैक्टिस है, इसलिए वो कंटिन्यूअसली वो वॉक करके जा रहे थे, क्लाइंब करके जा रहे थे और बचेंद्री पाल को भी कोई डिफिकल्टीज नहीं थी क्योंकि शी कैन आल्सो फॉलो हिम। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानों इतनी सख्त और भुरभुरी थी। तो जमे हुए जो वहां पे वो स्नो होता है ना, स्नो के रॉक, बड़े बड़े रॉक होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग और थी। भुरभुरी, तो भुरभुरी को क्या कहते हैं? बहुत क्रिस्पी जैसा, यानी बहुत शार्प एज के छोटे छोटे होते थे, मानो शीशे की चादरें बिछी हो। आपने कहीं रोड एक्सीडेंट में देखा होगा, जब भी कोई कार या बड़ा व्हीकल का एक्सीडेंट होता है तो वहां पे पूरा रोड वो ग्लास पीसेस क्रिस्टल जैसा पड़े होते हैं ना, फॉर एग्जांपल। तो सेम वे जो आइस के वो जो स्नोफॉल है ना, उसमें से पूरा क्रिस्टल का एक कारपेट जैसा है। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। तो फावड़े को स्पैड तो क्या है, तमिल में मनवेटी कहते हैं। उससे आइस को उनका वे पाथ क्लियर करना है ना, उसे क्लियर करती हुई चली। तो उतना फोर्स उनको देना पड़ा क्योंकि वो आइस को हटाने के लिए। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। तो बहुत डेंजरस जोन था, उसमें ईच एंड एवरी स्टेप बहुत केयरफुली जा रही थी बचेंद्री पाल। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। तो शिखर यानी वो पीक के नीचे लास्ट कैंप एक होता है, वो कैंप को सिर्फ 2 आवर्स में रीच हो गए। अंगदुर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। तो अंगदुर जी टर्न करके, जो उसके फॉलो करके बचेंद्री पाल आती है ना, उसे ऐसा टर्न करके देख के पूछा, डू यू फील वेरी टायर्ड, ऐसा पूछता है। तो बचेंद्री पाल ने रिप्लाई दिया, नो नेवर।
जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। तो अंगदोर जी बहुत सरप्राइज भी हुए और बहुत हैप्पी भी थे। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर तह पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे। तो अंगदोर जी उसे एक इंफॉर्मेशन देते हैं जो इनसे पहले एक टीम गया ना, जो इनका एडवांस टीम गया ना, उनको वो साउथ पोल कैंप से वो शिखर कैंप यानी लास्ट कैंप को रीच करने के लिए 4 आवर्स हुआ था। बट ये दोनों अंगदोर जी एंड बचेंद्री पाल सिर्फ 2 आवर्स में रीच कर दिया। तो अंगदोर जी ने बताते हैं, he explains to बचेंद्री पाल, if we continue this speed continuously, if we go like this mean sharply afternoon 1 o'clock we will be reaching the Everest peak, ऐसा इंफॉर्मेशन देता है। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। तो लहाटू अनदर वन पर्सन था, लहाटू भी इनको फॉलो करके आ रहा था जो इनके कैंप में रीच हो गया, वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। तो पूरे they together drink some tea, then they started to climb. लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, तो लहाटू brought one nylon rope। इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तो वो रोप है ना, रोप में पहला यानी फर्स्ट अंगदोर जी और मिडिल में लहाटू और लास्ट में कौन है, बचेंद्री पाल। लहाटू ने सिर्फ वो रोप बैलेंस करने के लिए मिडिल में जा रहा था। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। तो बचेंद्री पाल को लहाटू ने देखा तो वो प्लेस में 4 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट का नेसेसरी है, वो 4 लीटर प्रेशर चाहिए। किंतु बचेंद्री पाल के वो ऑक्सीजन सिलेंडर में रेगुलेटर है ना, उसमें 2.5 यानी 2.5 लीटर प्रेशर ही था। तो she don't know about the regulator adjustment, so she kept only 2.5 लीटर प्रेशर। तो लहाटू ने उस रेगुलेटर को एडजस्ट किया लाइक 4 लीटर प्रेशर मिले जैसा। तो इमीडिएटली शी रियलाइज, हु बचेंद्री पाल रियलाइज, तो जो भी वो क्लाइम कर रहे हैं ना वो अब बहुत इजी लगता है। वो ऑक्सीजन रेगुलेटर एडजस्ट करने से अब पर मिनट को 4 लीटर प्रेशर में ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए शी थॉट वेरी इजी, शी फेल्ट वेरी इजी टू क्लाइम द हिल। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। तो वहां पे ऊपर दक्षिणी मींस क्या है, साउथ पीक में चल रहे हैं ना, वहां पे हवा की एयर फ्लो बहुत फास्ट हो गया था। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। तो वो ऑलरेडी वेरी हाई, बहुत हाई प्लेस है, वहां पे हेवी स्नोफॉल हो रहा है कि थोड़ी दूर, थोड़ा स्मॉल डिस्टेंस के बाद जो भी है कुछ वहां पे शून्यता से दृश्यता शून्य मीन्स उनका व्यू, उनका साइट जो है वो 0 में आ गया। ओनली स्नोफॉल ही है, जो भी अपोजिट में खड़ेगा बहुत क्लोजर में रहेगा तो दे कैन सी। थोड़ा डिस्टेंस उनका एक्स्ट्रा, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस होगा तो दे कैन नॉट सी बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल, हेवी स्नोफॉल।
उनके अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं थी, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया। Finally, she looked around because there is no high place because they have to climb no. तो वो वहां पे एक प्लेस में रीच हो गई। रीच होने के बाद वो फिर के ऐसा देखती है there is no place to climb, तो ओनली स्लोप एरिया है कि नीचे डाउन साइड जाने के लिए। मेरी सांस मानो रुक गई थी, तो उसका क्या ऐसा एक प्रीशियस मोमेंट था, बहुत मेमोरेबल मोमेंट था कि मुझे विचार था कि सफलता बहुत नजदीक है। She excited very much because my achievement is very near to me, very closer to me, like that she thought। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। तो 23 मई 1984 यानी 1984 में आफ्टरनून 1:07 में एवरेस्ट पीक को बचेंद्री पाल रीच कर दिया, यानी उनका अचीवमेंट कंप्लीट हो गया। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। आई एम द फर्स्ट इंडियन वुमन हु रीच्ड दिस एवरेस्ट पीक एट वेरी फर्स्ट फ्रॉम इंडिया, लाइक दैट। वो उनका बहुत एक्साइट हो गई। अंगदोरजी बिना लास्ट पेज नंबर 30। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। शंकु तो क्या है? एड्ज। एवरेस्ट पीक जो एक प्लेस है, छोटा सा प्लेस है, वहां पे उतना वो स्नोफॉल के कारण वहां पे कंफर्टेबल प्लेस है, वहां के मोर देन 2% दे कैन नॉट बी देयर स्टैंड कंफर्टेबली। तो शंकु तो क्या है? एड्ज। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। तो उनके सराउंडिंग जो भी एरिया है फुल्ली स्लोप एरिया है, फुल्ली आइस है, तो इसलिए उनका फर्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि अबाउट देयर सेफ्टी। पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। तो वहां पे उनके कैंप के टीम मेंबर जो भी 3 और 4 मेंबर्स वहां पे स्टैंड करने जैसा जो उनका स्पैड है ना, यानी मनवेटी, उससे वहां का प्लेस को थोड़ा करेक्ट किया, आल्टर किया, यानी वो स्नोफॉल को हटा के वो स्टैंड किए जैसा अरेंज किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। घुटनों के बल मींस जो ऐसा नीचे नील डाउन पोजीशन में बैठते हैं ना, वैसे बैठती है। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। तो नील डाउन के पोजीशन में बैठा और वो जो नीचे स्नो होता है ना, उसमें अपना फोरहेड टच किया। जो नेपाली पीपल माउंट हिमालय को क्या कहते हैं? सागर माला। तो हम उसे हिमालय कहते हैं, इंडिया में हिमालय कहते हैं, और नेपाली पीपल उसे सागर माला कहते हैं। और बचेंद्री पाल लाइक्स मोर देन हिमालय टू कॉल हिमालय को सागर माला बुलाना, शी लाइक मोर देन हिमालय। तो हिमालय का नेम वो नेपाली जैसा फॉलो करती थी, यानी सागर माला। तो सागर माला नहीं, सागर माथे। सागर माथे के ताज। सागर माथे मीन्स हिमालय। हिमालय का क्राउन क्या है? एवरेस्ट, बिकॉज वही है बहुत हाईएस्ट पीक प्लेस एवरेस्ट है। तो चुंबन लिया, तो हमें नील डाउन करके अपना फोरहेड नीचे रख के तो वो प्लेस को किस किया, चुंबन तो किस। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र, अपने हनुमान चालीसा निकाला। जो उठने के
पहले अपना फोरहेड नीचे रख के उनके बैग में से जो माँ दुर्गा यानी अम्मन का पिक्चर, जो गार्ड का पिक्चर और हनुमान चालीसा वो एक मंत्र है आई थिंक, तो वो दोनों को उठाया, अपने बैग से उठाया। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, तो उनको जो पिक्चर और वो हनुमान जो गार्ड का जो भी है वो सब एक रेड कलर क्लॉथ में फोल्ड किया। छोटी सी पूजा अर्चना की, तो वहीं पे एक छोटा सा पूजा करती है और रेड कलर क्लॉथ में रखने के बाद इनको बर्फ में दबा दिया। जो पूजा करने के बाद वो गार्ड का पिक्चर, जो हनुमान का वो जो भी पिक्चर मंत्र है उसे आइस के अंदर उसे बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो मोस्ट मेमोरेबल, मोस्ट प्रीशियस दैट मोमेंट में शी थॉट अबाउट हर फादर एंड मदर। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता मीन्स क्या, कॉर्ड लीडर होते हैं ना, उनको रज्जू नेता कहते हैं, अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। जो भी उनके कॉर्ड लीडर होते हैं और अंगदोर जी होते हैं उनको बहुत उनका क्या कहना, उनको थैंक्स के जैसा झुकी, बो करती है। अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहित तो मोटिवेट करना, अंगदोर जी बहुत मोटिवेट करते थे और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। he is very important person to reach my target for her achievement में रीच करने के लिए अंगदोर जी बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। तो विदाउट ऑक्सीजन वो एवरेस्ट पीक तक रीच हो गए। तो सेकेंड टाइम आपका जो भी अब वो आ रहे हैं ना, ऑलरेडी ही वन टाइम ही अचीव दैट ग्रेट सक्सेस। कौन? उनका नाम क्या है? अंगदोर जी ऑलरेडी कंप्लीटेड द टास्क। क्या टास्क? विदाउट ऑक्सीजन ही रीच एवरेस्ट पीक। ओके, तो अब ये बचेंद्री पाल के साथ ये उनका सेकंड एक्सपीरियंस है, तो इसमें भी सक्सेस हो गए। तो ये सेकंड सक्सेस के लिए बचेंद्री पाल उनको कंग्रेट्स करती थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया। तो अंगदोर जी बचेंद्री पाल को हक किया और उनके ईयर्स में क्या किया? विस्परिंग, फुसफुसाया मींस विस्परिंग। तो दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सिस्टर you climbed very well, I am very much happy about you, like that he said। कुछ देर बाद सोनम उलझर पहुंचे। तो थोड़ी देर के बाद सोनम और उलझर दो लेडीज कैंप के हैं, वो भी आके रीच हो गए। उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। सो दे स्टार्ट टू टेक पिक्चर्स, फोटोज। इस समय तक लुहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तो लुहाटू ने अपने वाकी टाकी से नीचे अपने जो कर्नल खुल्लर है ना, कर्नल खुल्लर को इंटीमेट करते हैं कि बिफोर रीच्ड द एवरेस्ट। तब मेरे हाथ में वाकी टाकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। तो वो वाकी टाकी बचेंद्री पाल के पास भी देते हैं, तो बचेंद्री पाल को कंग्रेट्स करते हैं। कौन? कर्नल खुल्लर उनको बहुत कंग्रेट्स कहते हैं और वो बहुत हैप्पी होते हैं। बधाई देते हुए उन्होंने कहा, वो कंग्रेट्स करते हुए किसे, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। योर यूनिक अचीवमेंट, बचेंद्री पाल की यूनिक अचीवमेंट के लिए I would like to congrats your father and mother. Who said like that? कर्नल खुल्लर।
ठीक है, कर्नल खुल्लर ने ऐसा कहा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है, इंडिया प्राउड अबाउट यू, इंडिया will get proud about you because Indians first woman who reached in that Everest mountain। तो और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी, संसार तो वर्ल्ड, ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। तो लास्ट लाइन देखिए, वे बोले ई से अब तुम देखना बच्चों, यहाँ पे लास्ट लाइन में है, अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी, नाउ यू विल गो बैक टू द वर्ल्ड, तो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा, that will be completely different from the world you left behind। तो वो लास्ट लाइन का मीनिंग यहाँ है। तो उनका सक्सेस, बचेंद्री पाल का सक्सेस वेरी बिग ग्रैंड सक्सेस था, क्योंकि 1984 में मोर देन 35-36 इयर्स के पहले इतना साइंस का डेवलपमेंट नहीं था। वो एक फर्स्ट इंडिया के फर्स्ट लेडी थी कि उतनी ब्रेव और बोल्ड रहने के कारण इतना बड़ा ग्रैंड अचीवमेंट को इजीली, बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करने पर भी अपना कॉन्फिडेंट और होप को लूज नहीं किया, बहुत कॉन्फिडेंस से अपना एम को यानी अपने गोल को अचीव किया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब जो भी अब हम पेज नंबर 27 से पूरा लेसन का डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग यहाँ है, इसे अपने बुक में अंडरलाइन करके नोट कर लेना। फ्यू वर्ड्स का मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो जो मेरे टीचिंग में मैंने एक्सप्लेन करता हूँ उसे देख लेना। ठीक है बच्चों, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये थोड़ा बहुत बड़ा लेसन है, इसे केयरफुली बहुत ध्यान से बुक में फॉलो करते हुए लिसन करना, तो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। धन्यवाद बच्चों।